गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं राजेश कुमार, जैसा कि आप जानते हो आज आपकी अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि सेल साइकिल एंड सेल का जीवन चक्र, सेल का डिवीजन कैसे कैसे होता है, किस प्रकार होता है, क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं आपको। इस प्रकार कोशिका के अंग हैं एंड आपकी कोशिका है, कोशिका की खोज किसने की, किस प्रकार हुई, जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा था जो हमने सस्पेंस सेल पढ़ाई थी, सेल से आगे सेल स्ट्रक्चर पढ़ाई थी एंड सेल स्ट्रक्चर के बाद हमने आपको सेल का साइज, उसकी शेप एंड उसका नंबर्स, ये सब चीज क्लियर की थी पिछली बार। और उसके बाद आपका देखा था कि कौन सबसे लार्जेस्ट सेल है, कौन बिगेस्ट है, कौन शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, वो सब चीज के बारे में बताया था, क्रम से सब बताया था। और उसके ऑर्गन, सेल के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में कराया था ये। तो इन सब चीज को हम क्लियर करते हुए सबको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि सेल के किस अंग की किसने खोज की और कौन सा अंग क्या विशेषता, क्या महत्वपूर्ण रखता है किसी एक सेल के अंतर्गत। तो इससे आगे हम बात चलते हैं सेल साइकिल की, यानी कि जिसमें आपने देखा सेल साइकिल में आपने सेल डिवीजन सुना होगा ना, सेल डिवीजन यानी कि शुद्ध हिंदी में तो इसे कहते हैं कोशिका चक्र, कोशिका चक्र, या और ये आता है कोशिका विभाजन। जैसा कि नाम से आप समझ रहे होंगे, कोशिका का चक्र मतलब इसका जीवन चक्र, लाइफ, इसका पूरा पीरियड किस प्रकार बिताती है, ये कौन कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू आगे काम करती है, नई सेल्स बनती है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में समझने से। जैसे आपने देखा है कि चाहे ना जीव, पिछली क्लास में देखा कि चाहे छोटा जीव है चाहे बड़ा जीव है, लेकिन हमारा भी जन्म जो हुआ है एक कोशिका से ही हुआ, वही डेवलप होकर आगे बढ़ती है। और जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में आपने देखा है सबका लाइफ पीरियड होता है, किसी भी कोशिका का लाइफ पीरियड होता है, वो अलग अलग होता है ना सबका। जैसे कि आपने देखा है किसी जिन कोशिकाओं से जिसकी वृद्धि होती है, निर्माण होता है, उन सबका लाइफ टाइम एक सा नहीं है। जैसे एक मनुष्य की एवरेज एज जो मानी जाती है, आपने देखा है कि 60 साल, अधिकतम 100 साल मानी जाती है पहले, वो तो लगभग में मानी जाती है। तो क्योंकि हम भी अलग सेल से बने हैं, वो भी अलग सेल से बने हैं जो 24 घंटे जीते हैं। जैसे बच्चों वगैरह देखें आपने, कुछ समय का टाइम होता है उनका, कुछ सेल्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा है कि WBC है, WBC या RBC, इसका 120 दिन, जब WBC कुछ हफ्ते, कुछ हफ्ते में अपना जीवन पूरा कर लेता है। ये भी सेल जो 120 दिन जी रही है, ये भी एक सेल है लड़की, वो कुछ हफ्ते ही जी रही है। तो आप समझ लें, देखो कितना कितना फर्क है। और इन सेलों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, जिसमें पूरा लाइफ साइकिल चल रहा है, वो कई वर्षों तक जी रहा है। तो इन सब का एक सिस्टम है, वो किस प्रकार है, तो हम उसकी तुलना करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने इसमें लाइफ साइकिल में देखा, कोई भी सेल हो, वो सेल अपनी उत्पत्ति से लेकर, उत्पत्ति मतलब जब से इसका जन्म हुआ है, यानी कि सबसे पहले क्या ऑरिजिन हुई, यानी उत्पत्ति हुई, फिर उत्पत्ति के बाद क्या हुआ, मैच्योर होगी, आगे आती हो मैच्योर हुई। मैच्योर समझते हैं ना, जिसे आप युवावस्था में कहते हैं, युवावस्था में आएगी मैच्योर। और मैच्योर होने के बाद कोई सेल अब करेगी विभाजन,
और उसका विभाजन होगा यानी कि डिवीजन, सेल का डिवीजन। और सेल डिवीजन के बाद अंत में ये सेल्स क्या होगा, सेल डिवीजन के बाद क्या होगा, जीर्णावस्था में आएगी ना, जीर्णावस्था। आपसे समझ, जीर्णावस्था समझ, थोड़ा सा चक्कर पड़े होंगे। जीर्णावस्था मतलब आप हमसे तुलना कर रहे थे, जीर्णावस्था में बुढ़ापा, यानी कि ये अब ऑरिजिन हुई, युवावस्था मैच्योरिटी में डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद सर कैसी होगी, एज्ड हो गई, यानी इसके लाइफ साइकिल में जो भी अवस्था हुई सब कंप्लीट होती गई। अब ये जब एज हो गई, इसे हम अपने से तुलना करते हैं बुढ़ापा माना है, यानी कि ये कोशिका कार्य करते करते सब स्टेजों को पार करते करते अपनी जीर्णावस्था पर पहुंच गई है, बुढ़ापे पर। और अंत में इस कोशिका का क्या होगा, ये कोशिका क्या होगी, नष्ट या मृत्यु, नष्ट हो जाएगी नहीं, एजिंग इफेक्ट होता है। और ये आपका डेथ। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलेगी, किसमें, प्रत्येक सेल की साइकिल, यानी कोशिका इस चक्र से होकर गुजरती है। हर जीव में, कोई सा भी जीव हो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, ये हम सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और इन उत्पत्ति में हम मेन फोकस जो रखेंगे, ये तो आप समझते हैं कोशिका उत्पन्न हुई, बन गई। अब आपने देखा है कि इसे पूर्व ज्ञान से पहले ज्ञान से जोड़े हैं, तो देखा आपने कि हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी, सेल थ्योरी देखी थी, जो करीबन 1838-39 में स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी, ये पढ़ी थी। तो सेल साइकिल में, सेल डिवीजन में उसी का तो आगे के विस्तार है। इन्होंने ही तो कहा था कि सेल जीवन की मूलभूत इकाई है, और उन्होंने कह दिया, लेकिन उस मूलभूत इकाई से हम भी तो बने हुए हैं। अब मूलभूत इकाई में कैसे वो 1 से 2 हुई, बात यहाँ आती है। 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, कैसे किस प्रकार ये बनी होती हैं, तो इसमें आपको यही सब पढ़ना है। 2 से 4, 4 से 6 कैसे हो गई, तो आप इसमें देखें। तो सेल थ्योरी थी ना जिन्होंने, और इसको आगे आपने देखा सेल थ्योरी का विस्तार कंट्रीब्यूट किसने किया था, 1855 में आपने विर्चो, रुडोल्फ विर्चो सुने होंगे, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। इन्होंने इसी थ्योरी का विस्तार किया था, और कि एक बात कही थी कि जो पहले से एक कोशिका उत्पन्न हो गई है, उसी कोशिका में विभाजन होते होते एक अन्य कोशिका 1 से 2, यानी कि कोई कोशिका ये बन गई, इस एक कोशिका से 2 कोशिका बनी, ये भी आगे डेवलप होंगी, ये 2 बनाएगी, ये भी 2 बनाएगी, इस प्रकार डेवलप चलता रहता है। और इसका ताजा उदाहरण देखें, या साक्षात जो आपके सामने हमारी कोशिका है, वो कैसे है आप समझने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे शरीर में आप जानते हैं मेल फीमेल, हमारे शरीर मेल का मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म, ठीक है, और इसका ओवम। ये जुड़े गैमेट्स, ठीक है, कितने गुणसूत्र लेके 23 क्रोमोसोम और 23 ये लेके आए। जब जुड़े तो अब बनेगा जायगोट, 46 क्रोमोसोम मिलकर ये बना। इससे देखना 1 से 2 बनने की बात करी थी। तो ये अब यहाँ पर हमारी एक कोशिका है, इस जायगोट से अब एक कोशिका नई बनेगी, अब एक नई जिंदगी की शुरुआत सजीव कोशिका यहाँ से बनी।
यहां से ही हमने किया है, हम भी इसी से बने, सिर्फ एक कोशिका से, जिसमें फुल कोट सूत्र है। ये आपको सेल डिवीजन में पूरी तरह पढ़ाएंगे, कैसे अर्धसूत्र हैं, आधे सूत्र कैसे हैं, और दो समान सूत्र कैसे, कौन सी कोशिका प्रक्रिया बनी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी भी जीवन की उत्पत्ति हुई है, यहीं से सेल की हुई है, इसी एक सेल से हुई है। ये जो सेल बन गई है, यही आगे जाकर हमने इसे अगर जायगोट माना है 46 गुणसूत्र वाली को, इसे जायगोट माना, तो यही आगे आके डेवलप होती जा रही है और जाकर आगे जो नया जीवन ही हमारा भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो कहते हैं इसे, ये बनती गई, ठीक है। तो इसी से कनेक्ट करें, इसी चीज को रोडॉन ब्रूचो ने कहा था ना, कंट्रीब्यूट किया कि पहले से उसी को सिखाते हैं। तो अब वही बात करते हैं, तो समझे, पुरानी क्लास से आप जुड़े, टॉपिक उससे जुड़ गया ना, अब वही चीज यहां आगे क्लियर हुई। देखते हैं इसमें, देखो तो लाइफ साइकिल के लिए तो कोई कोशिका उत्पन्न हुई, ठीक, कोई कोशिका उत्पन्न हुई, जैसे कि सेल को उत्पन्न हुई है, तो उस लाइफ साइकिल को हम मेनली, इस पूरी लाइफ साइकिल को इनसे गुजरेगी, लेकिन उसे हम दो भागों में बांटते हैं, वो देखिए आप। एक होता आपका इंटरफेज, दूसरा एम पेज, ये समझे आप। शुद्ध हिंदी में तो इंटरफेज में अंतरावस्था, अंतरावस्था, और ये आपकी एम मतलब मेटाफेज या माइटोटिक, अवस्था। इन दो मेन गुणों से होकर कोई भी सेल आगे बढ़ेगी। अब बढ़ेगी कैसे, ये समझें। जैसे इंटरफेज अवस्था है, इस इंटरफेज अवस्था में इसे फिर आगे तीन भागों में बांटा है। जैसे इंटरफेज है, इसमें सबसे पहले आती है जीवन फेज, जीवन फेज, दूसरी आती है इसमें एस फेज, और तीसरी आती है इसमें G2 फेज। क्लियर? जब ये अवस्था कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ये वाली अवस्था चलती है हमारी, और ये वाली अवस्था अगर देखेंगे, सेल का ये जीवन चक्र चल रहा है, इसमें विभाजन के लिए कोशिका तैयार होती है, सेल रेडी होती है, किसके लिए? डिवीजन के लिए। सेल रेडी होती है डिवीजन के लिए, तब उस वाली अवस्था चलेगी माइटोटिक, जब रेडी हो जाएगी कोई सेल हमारी। अब इसमें कैसे कैसे टाइमिंग करता है इंटरफेज में। तो जीवन जो अवस्था है, इस जीवन अवस्था के बारे में सुनिए। हम इसकी तुलना मानव की कोशिका या जंतु एनिमल सेल के साथ कर रहे हैं, जो एनिमल सेल लगभग 24 घंटे में पूर्ण डेवलप हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उसकी टाइमिंग से तुलना करते हैं। जब कोई सेल है उसके जीवन चक्र वाली, तो सबसे पहले उसकी हो गई उत्पत्ति। जीवन फेज में क्या है? उस सेल की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति, जैसे कोई सेल बड़ी कैसे थी? गैमेट्स द्वारा, अभी जो बताया था, उस गैमेट्स द्वारा कोई सेल अगर बन चुकी है, तो प्रारंभ के उसके 12 घंटे होंगे। ये जो 12 आवर होंगे, 12 घंटे, शुरू के इन 12 घंटों में वो क्या करेगी? जीवन फेज में होगी। और 12 घंटे ये, और अगले
12 घंटे के बाद अगले 8 घंटे ये वाली अवस्था चलेगी। और ये G2 फेज है आपकी, ये वाली G2 फेज है, ये अगले 3 से लेके 6 घंटे ये अवस्था चलती है। जब ये अवस्थाएं कंप्लीट हो जाती है पूरी, जब ये पूरी हो जाएंगी तब इस अवस्था में नंबर लगेगा हमारा, जो अगर टाइम से तुलना करें लगभग 1 घंटा। लगभग 1 घंटा, तो समझ लेना लगभग 24 घंटे में एक सेल किसके लिए तैयार हो गई? डिवीजन के लिए, क्योंकि एम फेज को डिवीजन फेज भी कहते हैं, विभाजन अवस्था। जब तक इंटरफेज कंप्लीट नहीं होगा कोई भी सेल विभाजन अवस्था में पहुंचेगी नहीं। अब पहुंचने में भी सबसे पहले ये कंप्लीट होगा जीवन। और एक बात और ध्यान रखना, आपने कई बुकों में या कहीं नोट्स में कहीं भी आपने एक अवस्था और सुनी होगी, जो भी महत्व होती है, कभी कभी पूछ जाती है, आपने देखा होगा G0 अवस्था या G0 अवस्था, ये सुनी होगी। ये G अवस्था होती है, G0 अवस्था होती है। ये क्या होती है? जीवन अवस्था का ध्यान चाहिए ना, लेकिन जीवन अवस्था में सब कुछ सही नहीं हुआ है, पूरी जो क्रिया होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है, और काम यही अटक गया, और यही अटक गया, जीवन कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो आगे की अवस्था तो नहीं होगी ना। जब आगे की अवस्था नहीं हो रही है तो उस सेल में डिवीजन भी नहीं होगा। जब ये सब अवस्थाएं कंप्लीट होती जाएंगी तभी तो अगले फेज में एंट्री करेगी, उसका लाइफ का साइकिल आगे चलेगा। जब यहीं पर सब कुछ फ्लॉप हो गया तो जीवन नहीं होगा, तो एस भी नहीं होगा, एस नहीं होगा तो G2 भी नहीं होगा, और G2 नहीं होगा तो वो व्यवस्था, उसमें विभाजन नहीं होगा, क्योंकि विभाजन इस अवस्था में नहीं हो रहा। बिल्कुल ध्यान रखना, ये विभाजनकारी अवस्था नहीं है, इसमें किसी चीज का कोई रोल नहीं है विभाजन का। ओनली विभाजन के लिए तैयार, रेडी हो रही है, वो उसका सिर्फ तैयार हो रही है। जैसे कि आप तुलना कर लें कि कोई तैयारी करता है फौज में जाने के लिए, तो फौज में जाने के लिए उससे पहले, यानी टेस्ट वो अलग चीज है, ट्रेनिंग वाली, उससे पहले क्या करते हैं? उसे तैयार, फिजिकली रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्या करते हैं? उसे तैयार करते हैं ना। तो वही अवस्था इसमें हो रही है, कंप्लीटली रेडी हो रही है सेल, ठीक है ना। विभाजन अवस्था नहीं है ये, अविभाजन, किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं हो रहा इस अवस्था में। जब ये तीनों अवस्था जीवन कंप्लीट के बाद एस हो गई, एस कंप्लीट हो जाएगी तो G2 होगी, ये कंप्लीट हो गई, अब होगा विभाजन। इस अवस्था में पहुंचेगी कोई भी सेल। इसीलिए इस अवस्था को, एम फेज को हम विभाजन अवस्था या डिवीजन अवस्था भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। अब बात मैंने कहा था कि अगर ये नहीं हुआ, प्रक्रिया यहीं रुक गई हमारी, यहीं पर जीवन पर रुक गई, आगे ये नहीं हुई तो वो नहीं हुई, तो इसी कंडीशन को हम G0 अवस्था कह देंगे। ये यहीं पर फ्लॉप, आगे की अवस्था में नहीं पहुंच रही है, इसी अवस्था को हम कहेंगे G0। G0 मतलब आगे क्रिया रुक गई, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप समझ रहे हो G क्या है, S क्या है, M क्या है, तो आप समझ रहे, थोड़ी सी चीज है कि देखो G मतलब ग्रोथ यानी वृद्धि, और इस S का मतलब होता है, शॉर्ट में ऐसे दिखाते हैं सभी चीज में, S का मतलब समझते हैं सिंथेसिस या संश्लेषण। तुलना करने की चीज भी हम तैयार हो रहे, तो जो मेटेरियल चाहिए वो उसका संश्लेषण करना होगा, और जो आगे डिवीजन के चाहिए उसकी वृद्धि करनी पड़ेगी ना। वृद्धि, इसमें वृद्धि हो रही है, वृद्धि अवस्था है। वृद्धि का मतलब संख्या वृद्धि नहीं, कोशिका के अंदर क्या क्या है, अपनी मैच्योरिटी की ओर बढ़ रही है वो,
मैच्योर मतलब परिपक्व हो रही है, ताकि वो आगे इस अवस्था में एंटर करके 1 से 2 कोशिका बन सके। तो वो कैसे है देखो, अब बात करते हैं एक एक करके, इस अवस्था में क्या हो रहा है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तब इसमें किस प्रकार एंटर कर रही है। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, सेल की लाइफ साइकिल। अभी सेल डिवीजन नहीं है, सेल डिवीजन भी तैयार हुई है। सेल डिवीजन इसमें होगा, वो भी 2 प्रकार से होगा, वो भी आगे कराएंगे, ये देखिएगा पहले। अब बात आती है जीवन की, जीवन अवस्था को समझने आए तो जी नॉट क्लियर, ठीक है। हाँ एक बात और, मैंने टाइम बताया के लिए सब टाइम लिख दें कि इंटरफेज की टोटल लिखा है, सबका टाइम लगेगा 3 अवस्था होगा, और आपका मेटाफेज का भी सबका टाइम है। अब इसमें ये देखना है, अगर क्वेश्चन आता है संपूर्ण सेल साइकिल की सबसे लंबी अवस्था है, कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा टाइम लेती है, तो आप ध्यान रखना सबसे लंबी अवस्था G1, कौन सी, G1 यानी कि ग्रुप 1, G1 फेज होगी, वो सबसे लंबी अवस्था है, क्योंकि 24 घंटे की तुलना की हमने। एक एनिमल सेल लगभग 24 घंटे में कंप्लीटली डिवाइड होने तैयार होती है। प्लांट एनिमल सेल की बात करें हम, अपनी भी उससे तुलना कर रहे हैं, तो आपने देखा पहले क्या 12 घंटे लेती है सबसे कम, किसकी पूछे, सेल साइकिल में, और सबसे छोटी अवस्था M। तो एक बात समझ में आ रही है, यानी कि तैयार होने में कितना लगभग टाइम कितना लगेगा, 1 साल, लगभग 23-24 घंटे, और डिवीजन होने में 1 घंटा भी, समझ रहे ना, 1 घंटा सिर्फ, तो पूरा टाइम तो तैयार होने में लग जाता है ना। और वैसे आप व्यवहारिक जीवन से भी जोड़ लें, कोई आपको कुछ हासिल करनी है, तैयार होने में पूरा जीवन निकल जाता है, ना कि इस पोस्टर बिगाड़ने में, इस सेल डिवीजन में 1 से 2 करने में टाइम नहीं है, उस अवस्था को बनाए रखने में, उस अवस्था को तैयार करने में जो टाइम जा रहा है आपका, वही चीज है। तो इनसे आप यही तुलना करके सोच लें कि इंटरफेज में तैयार होने की अवस्था है, और तैयार होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ना कि डिवीजन होने में। डिवीजन तो टोटल पूरा ही 1 घंटा को लगभग, और जबकि तैयार होने में 24 घंटे लग रहे हैं, 24 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि ये वाली अवस्था नहीं है, ये लगभग 3 से लेकर 6 घंटे का इसका टाइम आ रहा है, तो 3 घंटे की हो सकती है, 4 घंटे में, 5 में, 6 में, इसलिए इस टाइम को लगभग मानते हैं। क्लियर, 24 घंटे का टाइम के अनुसार तुलना करते हैं। अब इस अवस्था को हम एक एक करके देखते हैं। एक अब जीवन में बात करते हैं, इससे तैयार हो कैसे रही है। आप जानते हो भाई, किसी चीज को तैयार होने में, या शरीर का, बॉडी का कोई सा भी पार्ट, किसी कोशिका की कोई सा भी पार्ट बनने के लिए मेन चीज क्या चाहिए, जो आपको पिछली क्लास में बताई थी, किसी चीज का फॉर्मेशन होना है शरीर के अंदर, तो सबसे पहले चाहिए क्या, प्रोटीन। प्रोटीन की कोई चीज नहीं बनी हुई ना शरीर की, इसीलिए जब प्रोटीन हमें चाहिए तो सबसे पहले इनमें क्या क्या बनता है, इसमें आरएनए बनता है, आरएनए का निर्माण होगा, ठीक है। जब आरएनए हो गया तो आप एक बात जानते हो, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, पिछली क्लास में बताया था, आरएनए को, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण तो यही करता है। जब इसका निर्माण हो गया तो प्रोटीन विभिन्न टाइप की, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन का निर्माण इसी में होगा। क्लियर, प्रोटीन निर्माण इसमें हो गया। अब आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज अंदर से सेक्रेशन हो रही है, वो सब प्रोटीन है। कोई भी चीज जब प्रोटीन बनी है तो एंजाइम भी बनेंगे, उन्हीं से क्रिया फिजियोलॉजी चल रही है हमारी, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का निर्माण लिख देते हैं, एंजाइम्स का निर्माण इसी में होगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में से कि एंजाइम का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है, आरएनए का, इन सब में अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग चीज का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको यही ध्यान रखना है कौन सी चीज कहां पर बन रही है, किस स्टेज में। यही पूछा जाता है कि एस स्टेज में क्या होता है और जीवन फेज में क्या होता है। क्वेश्चन में डीएनए कहां, आरएनए कहां, प्रोटीन कहां, एंजाइम कहां में,
यही पूछ लिया था। तो आरएनए बनेगा, आरएनए क्या बनाया, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बना, एंजाइम्स, ठीक है। अब एंजाइम बनेगी। एक और बात, जो कोशिका में पूरी में भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं, वो भी जीवन फेज में ही तैयार हो जाता है, ठीक है। तो जीवन फेज में साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म इसी में, साइटोप्लाज्म का निर्माण जीवन फेज में हो रहा है। साइटोप्लाज्म क्या प्रदान करता है, माध्यम। एक बात ध्यान रखना, मैंने साइटोप्लाज्म बताया सुनिया, किसी कोशिका के किसी अंग का, ऑर्गन्स का नाम ले लिया, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम और साइटोप्लाज्म द्रव भरा हुआ है, वो सब बन रहे हैं, लेकिन कोई भी कोशिका का अंग नहीं बन रहा। अभी कोशिका अंग की बात नहीं हो रही है, वो आगे जाके बनेंगे, वो ध्यान रखें। इन्हीं चीज को फोकस करना है इसमें। कंपटीशन से आप किसी भी पिछले पेपर का प्रीवियस का सेट उठा लीजिए, यही चीज पूछी जाती है, ऐसे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि ये कौन सी अवस्था में निर्माण होता है। तो आप बेसिकली समझने की, सोचने की कोशिश करें अच्छे से, टाइपिकली देखें। तो ये हो गया, साइटोप्लाज्म बन गया। अब साइटोप्लाज्म माध्यम बनाता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या, कौन सी क्रिया होती है, कोशिका की जितनी भी क्रिया हो रही है, मेटाबॉलिक क्रिया, जिन्हें शुद्ध हिंदी कहते हैं जैविक क्रिया। जैविक जानते हो, एक कोशिका को जीवित रहने के लिए जो भी कोशिका होती है उसके अंदर जो भी प्रक्रिया चली है, वो सब जैविक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो सभी मेटाबॉलिक कहते हैं इंग्लिश में, या जैविक क्रियाएं, सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं किसमें, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पहली अवस्था में बनेगा। तो देख रहे हैं ना, इन चीजों को ध्यान रखना। पहली अवस्था सबसे लंबी अवस्था है, इसमें क्या तैयार हो रहा है, आगे चलने वाली प्रक्रिया के लिए सामग्री। हमें कुछ बनाना है ना, भोजन बनाना है, तो उसके लिए कच्चा मटेरियल लाते ना, वो तैयार हो रहा है, रॉ मटेरियल, ताकि इन चीजों से मिलकर आगे प्रक्रिया चल सके। क्लियर। तो आगे देखते हैं, सबसे लंबी है ये जीवन फेज, किसमें, सेल साइकिल में तुलना करें तो, ठीक है। और ये कोई पूछता है कि पूरे सेल साइकिल में सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, जीवन फेज। सबसे छोटी अवस्था एंड फेज। लेकिन उससे अगर यही पूछा इंटरफेज में, वो साइकिल दो भागों में बटी ना, उसने पूछ लिया कि सेल साइकिल के इंटरफेज में सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, तो यही है, और सबसे छोटी G2। लेकिन सेल साइकिल ही पूछा है, तो आपको ये कंबाइन करना, सबसे छोटी क्रिया आ गई, क्योंकि पूरे सेल साइकिल में ये भी तो जुड़ जाएगी। इसलिए ये क्या है, पूरे कोशिका चक्र की सबसे छोटी है, वरना इंटरफेज भी पूछता है तो सबसे छोटी G2 अवस्था है, जो 3 से 6 घंटे चलती है। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब चीज क्लियर, इसे मिटा देता हूं मैं, और स्क्रीनशॉट ले रहा हूं तो ले सकते हैं, ठीक है। इसी में तुलना करनी है आपको बस, और कुछ नहीं है। अब इसे जब ये सब चीज कंप्लीट हो जाएगी, तो अब कोशिका कौन से पोर्शन में एंट्री करेगी, एस फेज। अब इस एस फेज को समझने की कोशिश करें, जो आपका 8 घंटे चलेगा। 8 घंटे ये अवस्था चलती है, 12 घंटे में, शुरू के 12 घंटे में कोशिका सुस्त अवस्था में पड़ी हुई है, बस यहां से ला वहां से ला, मेटेरियल इकट्ठा हो रहा है, समझ रहे ना, ये चीज हो रही है इसमें। अब ये अवस्था क्लियर आपकी समझ में आ गई। अब दूसरी अवस्था देख रहे हैं, एस फेज, इसे समझने की कोशिश करें आप। एस फेज की, एस फेज से आप समझ रहे होंगे क्या, सिंथेसिस यानी संश्लेषण, किसका, जो हमने इकट्ठा किया है, जो मैटर इकट्ठा किया है उससे आप संश्लेषण करें, वही तो वैसे अवस्था में, इस अवस्था से समझ लिया। इसलिए इससे तुलना करते हुए सीखते आया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। एस में क्या होगा, सिंथेसिस, यानी जो भी रॉ मटेरियल इकट्ठा किया उसे बना के कुछ बना उठाएगा वो चीज। तो वो कैसे, देखो एस फेज में सबसे पहले हम ध्यान रखना, इसमें हमारा आरएनए बना था, लेकिन डीएनए
इस अवस्था में बनेगा। तो कोशिका में डीएनए पहले बनता है आरएनए। क्वेश्चन उठ रहे ना, कैसे भी बना सकता है वो। ये न पूछकर कि जीवन में आरएनए बनता है, इसमें आरएनए बनता है, ये न पूछकर ये भी तो पूछ सकता कोशिका में, कोशिका साइकिल में कोई नई कोशिका में आरएनए पहले बनता है डीएनए। तो आप ध्यान रखना आरएनए बनता है, डीएनए तो एस फेज में बाद में तैयार होता है डीएनए। जबकि आपने जीन्स, डीएनए इनके बारे में दिन की आगे देखा होगा, डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, पहले आरएनए बन रहा है तब डीएनए बन रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? वो आपको सेल डिवीजन में और डीएनए का प्रोटीन संश्लेषण जो है ना, वो सब क्लियर कट समझाएंगे ये चीजें, क्योंकि लंबी प्रोसेस है वो। आप इसी वक्त तो बस इस पे तुलना करें आप कंप्यूटर के हिसाब से कि डीएनए बाद बनता है, आरएनए पहली अवस्था में बन जाता है, ये तुलना करें बस। तो सबसे पहले डीएनए बन गया। और एक चीज ध्यान रखना, हमारा डीएनए और प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए एक प्रोटीन के कारण अलग है। वो प्रोटीन होती है आपकी हिस्टोन प्रोटीन, उसका निर्माण यहां हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण यहां हो रहा है। जब अन्य जो विभिन्न प्रकार की प्रोटीन थी वो आपने पिछली क्लास में भी देखा, आरएनए और विभिन्न प्रकार की प्रोटीन सब यहां बनी थी हमारी, जो भी दिखाया था सब लिखा था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, उसमें देखना सब। लेकिन डीएनए का निर्माण प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन वाली प्रोटीन, इसका निर्माण फोकस मैंने बॉक्स में कर दिया है, ध्यान रखना। प्रोटीन ये अलग है, इसका पूछ लिया था बच्चे चट्टन पढ़ जाते हैं कि प्रोटीन का निर्माण तो ये जीवन में हुआ था, इसमें कहां से आ गया। तो इस बात का ध्यान रखना, केवल हिस्टोन प्रोटीन इसका निर्माण होगा आपका एस फेज में, और बाकी का जीवन फेज में उसमें होना ही है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण हो गया, डीएनए का निर्माण हो गया। अब बाद में हाँ एक बात और थोड़ा गहराई से डीपली, हिस्टोन प्रोटीन जो है और डीएनए, डीएनए पे चार्ज कैसा होता है आप बताएं। सुना डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल्स है ना, अणु तो है, खूब पढ़ा ना डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो आप देखें डीएनए पे चार्ज नेगेटिव होता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो होती है हमारी बेसिक प्रॉपर्टी की, बेसिक मतलब क्षारीय, ये क्षारीय होती है हमारी। कौन, डीएनए क्षारीय हो, डीएनए नेगेटिव है, ये क्षारीय है। तो अब बात आती है भैया पूरे गुणसूत्र पर, डीएनए से मिलकर, क्योंकि डीएनए हमारा नंगा नहीं रहता, नग्न नहीं है, इसका डीएनए कवर्ड होता है। अगर ये डीएनए है तो इस पर लेयर चढ़ी हुई होती है किसकी, हिस्टोन प्रोटीन की, हिस्टोन प्रोटीन है, और ये अंदर ये डीएनए की हेलिकल है। ध्यान रखना, क्योंकि डीएनए नग्न अवस्था में नहीं पाया था, डीएनए कवर्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन से। इसीलिए पूरे हिस्टोन प्रोटीन ये मिलाकर नेगलेक्ट हो जाता है चार्ज, और ना इसमें नेगेटिव रहा और ना ये बेसिक रहा, नेगलेक्ट हो जाता है एक दूसरे से। अब बात आती है भाई, आपने सर बता दिया डीएनए में नेगेटिव चार्ज क्यों आया, आपने देखा है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर आपने बायो में भी पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, ये जैव के अणु हैं, जैव अणु हैं, तो इनकी बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसका केमिकल क्या क्या है, तो उसमें आपने देखा होगा, और आपने देखी वाटसन एंड क्रिक की डबल हेलिकल, वाटसन एंड क्रिक की डबल हेलिकल संरचना देखी, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड थे, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड थे, बाहर से क्रिक की डबल संरचना देखी, अरे वही नाइट्रोजन बेस ली जिसमें ATCG वगैरह सुने थे ना, इनके पीछे डबल बॉन्ड थे ना, डबल ट्रिपल ये बॉन्ड थे, कौन से थे वो, हाइड्रोजन बॉन्ड थे। और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से होते हैं, कौन सा चार्ज होता है उन पर, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन किसके बीच बनते हैं, दोनों ही नेगेटिव वाले हों, जैसे आप देखें H2O,
हाइड्रोजन भी ग्रहण करने की पावर रखता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पावर रखता है। जब दोनों ही ऋणात्मक हैं, ग्रहण करने की पावर रखते हैं, तो जिन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड पर चार्ज कैसा और नेगेटिव होता है, तो वो ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर जानता है, डीएनए में, तो डीएनए के अंदर भी नेगेटिव चार्ज होता है। करेक्ट? ठीक है, समझ चुके होंगे। तो इसका निर्माण यहां हो गया आपका। क्लियर? डीएनए बनेगी, स्टोन प्रोटीन बनेगी। क्लियर? सब कुछ बन चुका। अब बात आती भाई आंतरिक मामले की, ये चीज तो सब बनी सर, अब रह क्या गया? रह क्या गया है? वो मैं चीज अभी हमने किसी कोशिका के अंग के बारे में बात नहीं की कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया बन गया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गई या फिर गोल्जी बॉडी बन गई, इन किसी के बारे में चर्चा की नहीं की। तो ये चीज अब इसमें आ जाते हैं, इसमें सेल के ऑर्गन्स बनेंगे आपके। ठीक है, तो देखें इसमें सेल ऑर्गन्स मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी, बहुत सारे सेल ऑर्गन हैं, उनका निर्माण अब यहां होगा। यहां तो कुछ नहीं बनाएगी, यहाँ सेल ऑर्गन बनेंगे आपके, और सेल ऑर्गन्स के बाद में आपके और मेटाबॉलिक जो क्रिया नहीं, जो डीएनए और आरएनए में मिलकर बनाएंगी, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंप्लीट, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यहां पर सब कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए यहां अब ये देखा आपने छोटी छोटी सब बनी, 8 घंटे ये कंप्लीट होगा, 3 से 6 घंटे ये कंप्लीट होगा, लगभग 24 घंटे में कोशिका क्या दिखने लगी? यंग। अब वो अपनी युवावस्था में पहुंच चुकी है। पहले देखो क्रम चल रहा है, मैंने आपको बताया था, पहले उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति के 12 घंटे तक किस अवस्था में बैठी रही वो? तुलना करें, ऐसे एड्रेस कुछ नहीं होगा, तुलना करें। उत्पत्ति हुई, मैं ये अवस्था नहीं चाह नष्ट होनी है बाद में, उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के होते ही लगभग 12 घंटे इसमें क्या चला? जीवन भेज। और अगले 12 घंटे क्या हुआ? अगले 8 घंटे एस्टेज चला, जिसमें डीएनए और स्टोन प्रोटीन बनी, मिला के 20 घंटे हो गए ना, तो शुरू के 20 घंटे में ही तैयार हो रही है। अगले 3 से 6 घंटे में यानी G2 फेज में भी वो क्या बनाई है? उसे सेल की विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करता है, और क्लोरोप्लास्ट ले लें प्लांट्स में तो प्रकाशन से करता है, सबके अलग क्रिया है ना। उन चीज के लिए तो ऑर्गन तैयार करने, एक तरह से हथियार, इसे जीवन जीने के लिए वो सब चीज तैयार करेगी यहाँ पर। तो शुरुआत की अवस्था में ऑरिजिन हो, लगभग 24 घंटे तक वो क्या होती रही? तैयार होती रही सेल्स। अब तैयार होते ही, जैसे ही वो तैयार हो गई, एंट्री किसमें करेगी? एम्फेज, विभाजन अवस्था में, यानी वो क्या करने के लिए तैयार हो गई? विभाजन के लिए। तो विभाजन अवस्था कहां से शुरू? इसका मतलब विभाजन की तैयार तो क्या है? वो युवा है, वो मैच्योर है, वो परिपक्व है, परिपक्व हो गई ये सेल। अब परिपक्व समझते ना? अरे अपने से तुलना किया करो यार, बायो के स्टूडेंट है आप। हम परिपक्व कहलाते हैं। हमारी शादी कब करते हैं माँ बाप? कुछ लक्षण होते हैं ना, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि हम अपनी संतति उत्पन्न करने के काबिल हो चुके हैं। हमारा जितना विकास होना था, सभी अंश का, ऑर्गन्स का, शरीर की जितनी एक्टिविटी का, सभी क्रियाओं का वो विकास हो चुका है। हम न्यू संतति उत्पन्न करने के लायक हो चुके हैं, इसीलिए हम युवावस्था में, वही चीज में है। ये भी तो 1 से 2 होंगे, सेल डिवीजन में होता क्या? 1 से 2 होंगे, तो ये युवा हो ही नहीं, युवा होते ही तुरंत विभाजन अवस्था बढ़ जाए, जिम्मेदारी बढ़ गई। अब एक तरह का युवा हो गए, शादी हो गई, और इसकी जिम्मेदारी बढ़ गई, 1 से 2 हो जाए। आप अपना काम, अपनी जिम्मेदारी स्वयं संभालें। तो देखो किस प्रकार आ गया ये अवस्था। यहां तक क्लियर होगा ना?
ऑरिजिन होके धीरे नष्ट हो गई, अब क्या होगी वो विभाजनकारी, विभाजन अवस्था में पहुंच चुकी है ये। अब विभाजन अवस्था में आप देखेंगे तो क्या करेगी, ये क्लियर हो गई, ये मिटा देते हैं जरा। जब ये क्लियर हो गई हमारी विभाजन अवस्था, अब देखिए आप माइटोटिक डिवीजन अवस्था, डिवीजन अवस्था में देखें आप, ठीक है। तो आप समझे ये इंटरफेस क्लियर होगी। अब इससे बात करते हैं मेटाफेज जो रह गया हमारा, एम फेज। सेल डिवीजन बड़ी सिंपल चीज है, देखो बड़ी सादा भाषा में कहें तो सेल डिवीजन क्या है, सादा सा बात, यानी कि एक पेरेंटल सेल बनी थी ये वाली, शुद्ध हिंदी लिखने पहले तो घबराया होगी, पेट्रा कोशिका थी एक, उससे न्यू डॉटर है संतति कोशिका, संतति कोशिका बनी, इससे इसके बनने की जो क्रिया चल रही है उसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। सिंपल, क्या है सेल डिवीजन? अरे एक नई सेल थी, उसे मान लिया पेरेंटल सेल, उससे संतति कोशिका बनेगी, कोई नई और सेल बननी है, किस प्रकार बनी, वो जिस क्रिया हुई है उस क्रिया को ही तो सेल डिवीजन कह रहे हैं हम, वही क्रिया देखनी है आपको, ठीक है। पेरेंटल सेल ये बनी की नई कोशिका हो तैयार हो गई, तैयार होने की विभाजन कार्य अवस्था में जा रही है, जिसे हम सेल डिवीजन कहेंगे। तो उसे देखते हैं सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन देखते हैं। देखो सेल डिवीजन अगर देखा है तो मुख्यतः टू टाइप का होता है, देख सकते हैं। एक समसूत्री कोशिका विभाजन, या इसे कहते हैं माइटोसिस, माइटोसिस, और एक होता है दूसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मियोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस। ये मियोसिस हो गया आपको। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आखिरी है क्या, मेन चीज क्या है, लोग ऐसे रटते हैं, इसे समझने फिर आगे कोई नेक्स्ट क्लास में या जब भी मौका मिलेगा आगे इनकी डिटेल पढ़ाएंगे, कौन कौन से फेज है इसमें, किस प्रकार हो रहा है। पहले तो इसकी एबीसीडी तो जान लें, अगर है क्या ये, किस प्रकार, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो देखो सेल डिवीजन में समसूत्री कोश का विभाजन, आप नाम से ही समझे, सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र, यानी कि इस वाले समसूत्री कोश का विभाजन में जो कोशिका, जिन कोशिकाओं में ये वाला विभाजन हो गया तो समझ लो उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। पहली बात तो ये, गुणसूत्र कैसे होंगे, समान। दूसरी बात इसमें ये कि एक कोशिका से दो समान प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। ये एक कोशिका है, इससे समान प्रकार की एक जैसे बिल्कुल सेम गुणसूत्र में समान प्रकार की कोशिकाएं, समान प्रकार की दो कोशिकाएं बनेंगी अगर ये वाला डिवीजन हुआ है तो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये समान रूप से अर्ध मतलब आधा, तो आधे गुणसूत्र वाली कोशिका का निर्माण, सीधी सी बात है। इससे बनी तो जो कोशिका बनी उससे समान गुणसूत्र होंगे, इससे बनी है उसमें आधे गुणसूत्र होंगे। इससे बननी थी 1 से 2, लेकिन इससे
1 से 4, 1 से आधे गुणसूत्र वाली 4, इस 1 से कितने हुए? 1 2 3 4, सब में गुणसूत्रों की संख्या 46। अगर इसमें 46 गुणसूत्र थे तो इन सब में 23 23 23 23, इसमें 46 थे तो इसमें भी 46, इसमें भी 46, समझ रहे ना? इसमें सब में 23 23 आए, अर्ध गुणसूत्र हो गए, और इसमें समान गुणसूत्रों वाली 2 कोशिकाएं, इसमें आधे गुणसूत्र वाली 4 कोशिकाएं। अब ये होती कहां कहां है? कहां आधे रह गए, कहां पूरे रह गए, वो देख लें आप। देखो, जो भी जनन कोशिका होती है, जनन कोशिकाएं, सभी जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, सीधी बात ध्यान रखना। और जनन कोशिकाओं को छोड़ दे, शरीर की कोई सी भी सेल का डिवीजन हो रहा है, किसी भी शरीर के अंग का निर्माण हो रहा है, कोई सी भी कोशिका डिवीजन कर रही है, बशर्ते जनन कोशिका को छोड़ दे तो आप उन सब में समसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है। सिर्फ जनन कोशिका में ही अर्धसूत्री है, तो इन्हें कहेंगे हम कायिक कोशिका। कायिक मतलब किसमें होती है? कायिक, कायिक कोशिका मतलब सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक मतलब जानते हैं ना? बॉडी। अरे सादा नाम में आपको कायिक कम से बनाया। कायिक मतलब काया, काया काल में देखा होगा आपने, उसे कृष्ण में देखा था, उसमें काया, काया का मतलब है शरीर, बॉडी, और काया का रूपांतरित होना, काया की सेल, यानी शरीर की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, चाहे आपके बाल है, चाहे खाल है, या शरीर का कोई सा भी अंग है, सिर्फ स्पर्म और ओवम को छोड़कर सब समसूत्री कोशिका विभाजन से ही बना हुआ है। सब में यही वाला समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि वो सब सेल इस विभाजन द्वारा बनती हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार चलती आती हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होती आती हैं, वृद्धि होती आती है। क्लियर? लेकिन इसमें जनन कोशिका कौन सी वाली? यानी कि स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम, इनमें ये क्रिया होती है। ठीक है, ये क्लियर। अब ये क्यों होती है भैया? ये क्यों होती है ये वाला? क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की शरीर संरचना पेरेंट्स की है, उसी प्रकार की नीव संतति इसी से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार के अंग आएंगे सोमैटिक सेल्स, बॉडी के। सोमैटिक मतलब बॉडी, काया के। लेकिन ये इसलिए होती है क्योंकि जो प्रजनन की प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें आधे आधे गुणसूत्र वाले गैमेट्स बनाने के लिए, जब आधे आधे गैमेट्स बनाएंगे तभी तो दोनों मिलकर संयुग्मन द्वारा, फर्टिलाइजेशन द्वारा क्या बनाएंगे? एक कंप्लीट गुणसूत्र का जायगोट बनाएंगे। वरना उस जायगोट में भी आप ये वाला असूत्र विभाजन कर दें तो समझे आप 46 गुणसूत्र के अगर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? 46 दुगनी मात्रा में क्या होने वाली संतति, जो कि इम्पॉसिबल है ना। इसीलिए स्पर्म और ओवम कैसे हैं? हैप्लॉइड। हैप मतलब आधा, इसीलिए इसे इनसे जो बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड या इसे शुद्ध नहीं बोलते, हैप्लॉइड को अगुणित, कहां अगुणित। लेकिन ये कैसे होंगे? इसमें में 46 है तो 46वां, तो द्विगुणित। ये कैसे होंगे? द्विगुणित, डिप्लॉयड। और डिनोट किससे करेंगे? इसे 2n और इसे n, स्मॉल n का, क्योंकि आधे गुणसूत्र हैं, इसमें डबल गुणसूत्र उसकी अपेक्षा, तो इससे हम डिनोट करते हैं इससे।
ठीक है। अब समसूत्री में देखने पहले इसे हम किस लिए करते हैं, शरीर की रिपेयरिंग, बॉडी रिपेयरिंग इसी से होगी, बॉडी का मल्टीप्लिकेशन इसी से, मल्टीप्लाई इसी से होगा, और शरीर की ग्रोथ इसी से ही होगी, इसी से ग्रोथ नहीं हो रही। इससे क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 4 संख्या बढ़ रही है, तो स्पर्म बन रहे हैं, ओवम बन रहे हैं, उससे नहीं संतति बनेगी। इस बिना अगर ये नहीं होगा तो वो जो हम युवावस्था नेचुरल अवस्था कर रहे हैं ना, सेल डिवीजन हुआ सारी, ये अवस्था हो ही नहीं पाएगी, ये 1 से 2 हो ही नहीं पाएगी जब तक समसूत्री विभाजन द्वारा जनन कोशिका नहीं बनेगी। तो सिर्फ जनन कोशिका ही बनी हुई है हमारी हैप्लॉइड, बाकी के सब डिप्लॉइड हैं ये। ओके ठीक है। तो बॉडी रिपेयरिंग हो रही है, बॉडी की वृद्धि विकास हो रहा है, सब इनसे हो रहा है। इससे सिर्फ क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल के गैमेट्स बन रहे हैं जिससे जायगोट बनेगा। ठीक है ना, ये चीज समझा। तो इसमें थोड़ी बहुत तुलना करके देखें, और बाकी का जो आपका आपने देखा इसमें हमने बता दिया इसकी समसूत्री कोशिका की, असूत्री कोशिका की कैसे कैसे अवस्था है, जो चाचा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो अवस्थाएं देखी है, वो पूरी डिटेल हम अगली क्लास में सेल डिवीजन के बारे में अगली क्लास में चलेंगे कि ये किस प्रकार होता है और ये किस प्रकार होता है, कौन कौन सी क्रिया में होता कैसे है, आदि कैसे ले आते हैं, ये पूरे में पूरे क्यों कर आते हैं, गलती से ये इसमें ट्रांसफर क्यों नहीं होता है, ये सब आपके अगली क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए आज की क्लास में बस यही, और सुनने समझने की अच्छे से कोशिश करें। ओके ठीक है, ओके धन्यवाद।